हाय विद्यार्थी। आज आप लोग को लाइट का क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं, जो 12th बोर्ड एग्जाम में आने का संभावना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, सब नॉमेरिकल आधारित और सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो बिना देरी किए हुए आप लोग जो है कॉपी कलम उठाइए और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ करते चलिए कि 20 में आपका कितना सही बना पाते हैं क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन का जो सिलेक्शन किया गया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन जो है डायरेक्ट हुबहू आपको 12th बोर्ड में आने का क्या है आपका संभावना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे 20 सेंटीमीटर -40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो पतले लेंसों के संयोग से बना समतुल्य लेंस की क्षमता होगी 20 सेंटीमीटर और इतना फोकस दूरी वाले। तो F1 का मान कितना है आपका 20 सेंटीमीटर और F2 का मान कितना है आपका -40 सेंटीमीटर से संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी। तो समतुल्य लेंस की क्षमता जो होता है P = P1 प्लस कितना P2 होता है। तो P1 निकालने के लिए सबसे पहले P1 = 1/F1 होगा और P1 का मान किस तरह से निकलेगा देखते चलिए। 1/F1, F1 का मान हो गया 20 और इस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा दीजिएगा तो 100 ऊपर चल जाएगा, क्योंकि पावर जो मापते हैं वो इसको डायोप्टर में और कितना होना चाहिए मीटर में, लेकिन इस सेंटीमीटर में है तो 100 से भागा नहीं तो ऊपर गिर तो इसका मान कितना आ गया 5 डायोप्टर P1 का मान। उसी तरह से P2 कितना हो जाएगा 1/F, सेंटीमीटर में रहता है तो 100 ऊपर होता है तो 1/F, F का मान कितना हो गया -40 और 100 हो गया 20 दूना 40, 20 × 100 तो 5/2 = -2.5 डायोप्टर। तो इसका समतुल्य क्षमता कितना होगा P = P1, तो P1 5 डायोप्टर और P2 हो गया -2.5 डायोप्टर। तो -2.5 डायोप्टर इसमें घटा लीजिएगा तो 2.5 डायोप्टर क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो 2.5 डायोप्टर ये नंबर मिला, 2.5 डायोप्टर ये नंबर मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक क्वेश्चन जो है आपका दूसरा, एक लेंस के अपर्तनांक 1.5 है। चलिए लेंस के अपर्तनांक 1.5 है जिसका वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो 1.5 अपर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस का अपर्तनांक दिया हुआ 1.5, तो 1/F एयर में हो गया म्यू एयर -1 1/R1 - 1/R2। मीडियम में क्या हो जाएगा F मीडियम में म्यू है ना, मीडियम क्या है ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1 1/R1 - 1/R2। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण मान लीजिए दोनों को भागा दे दीजिए तो ये दोनों कट जाएगा। तो 1/FA म्यू एयर का मान कितना होता है ये ऊपर चल जाएगा तो FM/FA म्यू एयर का मान होता है 1 - 1 ग्लास का मान होता है 1.5। ग्लास का कितना है आपका अपर्तनांक 1.5 -1 तो 1 में 1 तो F मीडियम क्या हो जाएगा आपका 1 - 1 0 और 1.5 में 0.5 तो 0 में किसी से भागा देते हैं तो इसका मान कितना आता है इन्फिनाइट। तो F मीडियम एयर में कितना है आपका F एयर, तो ये F एयर हो गया था आपका गुना, तो 1 में 0 से गुना कीजिएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। तो 0/0.5 कितना आपका आ गया इन्फिनाइट। 1 - 1 0 हो गया, 0 में एफ से गुना कीजिएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। तो 0 में एफ से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, 0 में 0.5 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो इसका मान जो है टेंस टू इन्फिनाइट आएगा। तो इन्फिनाइट क्या होगा आपका डी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर क्षमता के दो पतले लेंस
संपर्क में रखे गए हैं तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? तो संयोजन जब लेंस के करते हैं तो P इक्वल टू कितना होता है? P इक्वल टू P1 प्लस P2। कितना डायोप्टर का संयोजन किया गया है? 3 डायोप्टर और माइनस 5 डायोप्टर, तो -2 डायोप्टर हो गया P इक्वल टू। तो P इक्वल टू हो गया 1/f -2, तो F इक्वल टू -1/2। इसको क्या कीजिएगा कि सेंटीमीटर में बदलने के लिए ये डायोप्टर है 100 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये 50 है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2 हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -50 सेंटीमीटर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। -50 आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे कर रहा है क्या, प्रकाश की एक किरण √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवन कोण से आपतित होती है। तो ध्रुवन कोण से आपतित होती है, कितना अपवर्तनांक है आपका? √3। तो हम जानते हैं tan IP ध्रुवन कोण का स्पर्शज्या माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। तो tan IP इक्वल टू √3 और √3 का मान होता है साइन कितना डिग्री आपका? आपका जो है से 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री, साइन ये जो है आपका √3 कितना का मान होता है आपका? साइन का नहीं, आपका tan कितना का होता है आपका? 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो tan 60 डिग्री, ये tan बराबर है, तो IP का मान कितना आ जाएगा आपका? 60 डिग्री। तो ध्रुवन कोण का मान 60 डिग्री आ गया, तो अपवर्तन कोण निकालना है। तो ध्रुवन कोण प्लस अपवर्तन कोण का मान जो होता है कितना होता है? 90 डिग्री हम जानते हैं। तो ये 60 डिग्री हो गया, अब R इक्वल टू 90 डिग्री, तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, आंसर कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। तो कितना नंबर आपका मिल रहा है? बी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल सूक्ष्मदर्शी दो उत्तल लेंस जिसे 25 डायोप्टर और -5 डायोप्टर क्षमता के संपर्क में रखकर निर्मित किया गया है। यदि प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो जानते हैं आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन पावर सरल सूक्ष्मदर्शी का 1 + d/f होता है। तो इसको जो है से साथ में मिलाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा? P1 + P2। P1 कितना है आपका? 25 डायोप्टर -5 डायोप्टर, तो 20 डायोप्टर हो गया P इक्वल टू 1/f इक्वल टू 20। तो F इक्वल टू 1/20, 100 से ऊपर गुणा कीजिए, 100 से है ना। तो 20 डायोप्टर है तो सेंटीमीटर में इसका कितना आ जाएगा मान आपका? 20 × 25 100। तो F का मान कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो इसका मान निकाल दीजिए मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितना हो गया? फिर से समझ लीजिए, जब लेंस का संयोजन होता है तो उसका समतुल्य पावर जो होती है शक्ति P1 + P2 + P3 जितना जुड़ता है, तो दोनों में जोड़िएगा तो 25 डायोप्टर और -5 डायोप्टर 20 डायोप्टर होगा। तो F का मान कितना हो गया? 20 हो गया, तो F ऊपर जाएगा तो 1/20 है ना। मीटर में तो सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 5 सेंटीमीटर हो गया। 20 × 25 100। 1 प्लस स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अब बाई 5 सेंटीमीटर काट के कितना हो गया? 5। 1 + 5 = 6। तो कितना हो गया आपका? 6 हो गया आपका। इसका आंसर रियल आवर्धन क्षमता कितना हो जाएगा? 6। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश की किरण की क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? तो क्रांतिक कोण जो है जानते हैं बाबू, sin C = 1/μ। म्यू क्या है? अपवर्तनांक है, तो C जो है यह म्यू का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब म्यू जो होता है तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/λ का। तो ये लैम्डा, तो क्रांतिक कोण किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बैगनी से क्या होती है? ज्यादा होता है, इसलिए लाल रंग का क्रांतिक कोण बैगनी रंग से ज्यादा होगा। तो सबसे कम क्रांतिक कोण किसके लिए आता है? VV0 GYOR, सबसे ज्यादा रेड, उसके बाद येलो, ऑरेंज, येलो, ग्रीन,
इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में है तो सबसे कम किसका आएगा? वायलेट। वायलेट किसका है आपका? है ना, यहाँ पर जो है बैगनी रंग का, है ना, किसका आएगा? बैगनी रंग का आपका आएगा। तो बैगनी रंग के लिए सबसे न्यूनतम होगा। आंसर नंबर कितना हो जाएगा? डी। फिर क्वेश्चन है आपका, तीन प्रिज्म 1 2 3 जिसका प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, अपवर्तनांक 1.4 1.5 1.6 है, ठीक है। यदि इसका विचलन डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 है तो क्रमशः उनके कोणीय विचलन क्या होगा? तो डेल्टा इक्वल टू जानते हैं ए म्यू माइनस 1, तो डेल्टा अपवर्तनांक के समानुपाती होता है। तो जिसका डेल्टा का मान ज्यादा होगा उसका विचलन अधिक होगा। तो डेल्टा सबसे ज्यादा किसका है आपका? 1.3 का, फिर कितना है? डेल्टा 2, फिर डेल्टा 1। तो सबसे कम विचलन अपवर्तनांक किसका है? तो 1 का हो जाएगा कम, और डेल्टा 3 का अपवर्तनांक ज्यादा है तो डेल्टा 3 ग्रेटर देन डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 1। तो कितना हो जाएगा आंसर? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर जाते हैं। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति का निर्वाध रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है, प्रकाश की तरंग जो होती है अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य नहीं होती है। यह प्रकाश की किस घटना से होती है? अनुप्रस्थ, है ना। प्रकाश के ध्रुवण की घटना से प्रकाश तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ साबित होता है। अब कोई अनुदैर्घ्य बता देता है तो यह क्या होता है? बिल्कुल ही गलत है। ध्वनि तरंग जो होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है, अब प्रकाश तरंग कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ। तो प्रकाश तरंग कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये आपका सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रूस्टर्स का नियम है, अभी बताएं। ब्रूस्टर्स के नियम के अनुसार tan IP इक्वल टू क्या होती है? म्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के अंतराल आधा कर दिया जाए तो स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी दुगने करने पर, यहाँ पर ये जो है पर्दा है, स्लिट है, ये स्लिटों के बीच की दूरी डी है और पर्दा के बीच की दूरी कैपिटल डी है। तो बीटा इक्वल टू क्या जानते हैं? लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। अब यहाँ पर जो है ये स्लिटों के बीच की दूरी का अंतराल आधा और स्लिट एवं पर्दों के बीच की दूरी दुगनी, मतलब ये जो है सिर्फ दुगना कर दिया गया, मतलब 2D कर दिया गया D1 का मान। और स्मॉल D1 जो है ये आधा कर दिया गया, है ना। स्लिटों के बीच की दूरी क्या कर दिया गया? आधा। तो ये आधा कर दीजिए तो D/2, तो ये ऊपर चल जाएगा तो दो दुना ऊपर चल जाएगा 2, तो 2 गुने 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, तो 2 दुना 4, है ना, लैम्डा डी बाई डी। मैंने पहले का कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुनी हो जाएगी। कितना नंबर आपका मिला? बी नंबर। फिर क्वेश्चन आपका नेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यतिकरण की घटना हो सकती है। तो व्यतिकरण की घटना कोई भी तरंगों में होती है, तो व्यतिकरण की घटना जो होती है सभी तरंग में हो सकती है। इसका आंसर कितना होगा? ए नंबर। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के बने एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जब कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो? तो हम जानते हैं लेंस निर्मात्री सूत्र से 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कांच के बने एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो द्विउत्तल लेंस में ये वक्रता त्रिज्या R1 है, ये कितना है आपका? R2 है आपका, ये R2 होता है, ये R1 होता है, ये पहला पृष्ठ के लिए। तो इधर से प्रकाश के मापिएगा, प्रकाश के किरण के दिशा में, तो R1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और R2 क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में, तो ये निगेटिव होगा। एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। किरण की दिशा में मापा गया दूरी ये R1 आएगा तो R1 पॉजिटिव हो जाएगा, और R2 यहाँ से मापिएगा प्रकाशिक केंद्र से, तो R2 क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो R1 का मान कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर, और R2 कितना दिया हुआ है? -30 सेंटीमीटर।
तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1.5 माइनस 1, 1/r1 कितना है 15, माइनस 1/30, तो 1/f इक्वल टू 0.5, 30 है, 15 दूना 30, आई माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/f इक्वल टू 0.5, 3/30, 3 रहे कितना हो गया 30, और यहाँ पर से 10 उतरेगा, 5 दूना 10, तो 1/f इक्वल टू 1/20, तो f इक्वल टू तिरछा गुना हो जाएगा बाबू, तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना नंबर आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर का कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, दो पतले लेंसों के संपर्क में रखे जाने पर 10 डायोप्टर क्षमता का युग्म बनाते हैं। संपर्क में रखें दो पतले लेंस को, तो पावर कितना आ गया 10 डायोप्टर, तो इसका समतुल्य पावर होता है P1 प्लस P2, तो P1 प्लस P2 का मान आ गया 10 डायोप्टर। और जब इसे इतना दूरी पर रखा जाएगा, दोनों लेंस को 0.25 मीटर दूरी पर रखते हैं, तो उसकी क्षमता कितना घट के आ जाती है 6 डायोप्टर। तो लेंस के फोकस दूरी यहाँ सेंटीमीटर में है, तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 डी P1 इंटू P2। तो यहां पर कह रहा है कि 6 डायोप्टर है और P1 प्लस P2 का मान 10 है, और D का मान कितना है, दूरी का मान D इक्वल टू D का मान रख दीजिए 0.25 और P1 इंटू P2, तो इधर चलाएगा आपका 0.25 P1 इंटू P2, और 10 में 6 घट जाएगा तो 4 आ जाएगा आपका, तो इसको तोड़िएगा तो 100, 25 चक 100, तो ये कितना आ जाएगा P1 इंटू P2 बटा 4 इक्वल टू है ना 4, तो P1 इंटू P2 इक्वल टू 16 आ गया। तो P1 प्लस P2 10 है और P1 इंटू P2 16 आ गया। इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए लिख लिए होंगे, तो P1 प्लस P1 प्लस देखिए P1 इंटू P2 कितना आ गया आपका 16, अब P1 प्लस P2 कितना है आपका 10, तो P1 माइनस P2 निकाला जा सकता है, P1 माइनस P2 को होल स्क्वायर, P1 प्लस P2 के होल स्क्वायर, और ये जो हो जाएगा आपका 4P1 इंटू P2, तो P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर और 4 गुने 16 है ना, तो P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64, तो ये कितना आ जाएगा आपका 36, तो P1 माइनस P2 अंडर रूट 36 आ जाएगा, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू 6, तो P1 प्लस P2 कितना आया 10 और P1 माइनस P2 कितना आया 6। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो P1 प्लस P2 10 और P1 माइनस P2 6 है, तो जोड़िएगा तो ये 16 हो जाएगा, 2P1 इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा 8, तो P1 इक्वल टू 8 डायोप्टर, तो P इक्वल टू 1/F1 इक्वल टू 8 डायोप्टर, तो F1 इक्वल टू 1/8, इसको 100 से गुना कर दीजिएगा, इस सेंटीमीटर में आ जाएगा। 1/8 जो है मीटर में आता, F1 इक्वल टू 1/8, F1 इक्वल टू 1/8 ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, ये 4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा आपका है ना 25 चक 100, 4 दूना 8, 25 चक 100, तो 25/2, तो 12.5 सेंटीमीटर, तो 12.5 सेंटीमीटर एक आया। फिर जो है P1 8 डायोप्टर है, तो इसमें P1 प्लस P2 कितना है आपका 10,
तो ये 8 है, तो ये P2 कितना हो जाएगा 10। तो P2 इक्वल टू 10 माइनस 8 कितना डायोप्टर आ गया 2। तो P2 इक्वल टू 1/f इक्वल टू 2 है ना, डायोप्टर है तो f इक्वल टू 1/2 है ना मीटर में, तो 1/2 गुने 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर, कितना आंसर आया डी नंबर। कितना नंबर डी नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का बिहार बोर्ड में आने की बहुत अच्छा संभावना है, जो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन के रूप में आता है। तो लॉलीपॉप क्वेश्चन करने से केवल फायदा नहीं है, आप जो है अच्छा क्वेश्चन कीजिए ताकि जो है एग्जाम में मिले। कभी कभी एग्जाम में बिहार बोर्ड में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए टिक मारने वाला क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कीजिए, जो गहराई तक ले जाता है क्वेश्चन वो आप जो है से देखिए कि कौन क्वेश्चन में कितना गहराई है, ताकि आप सीख पाए। कभी एग्जाम जो है बहुत टफ आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को टेकअप आराम से करके टिक मार सकते हैं सोल्यूशन करके। अगला क्वेश्चन, कांच तथा जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 है, तो तथा कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात निम्न में कौन है। कांच का अपवर्तनांक कितना है बाबू 3/2, जल का कितना है बाबू, जल का 4/3। तो कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात होगा। तो यहाँ पर म्यू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कैसे लिखते हैं, म्यू वाटर बटा म्यू ग्लास होता है। म्यू वाटर कितना है 4/3 और म्यू ग्लास 3/2, तो ये ऊपर चल जाएगा तो 4 दूना 8 है ना, ये तो कैसे लिख सकते हो 4/3 और 2/3, तो कितना होगा 8/9। तो म्यू वाटर को क्या लिख सकते हो सी एयर बाटा सी वाटर और सी एयर बाई सी ग्लास इक्वल टू 8 बाई कितना है 9, ये कट जाएगा तो सी ग्लास बटा सी वाटर 8/9 आया। तो करा है कांच और जल में प्रकाश की चालों का अनुपात, तो ग्लास और वाटर में प्रकाश की चालों का अनुपात कितना आ गया 8/9। कितना आंसर है आपका है बी नंबर। कितना नंबर बी नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप आराम से घर में कॉपी किताब है ना, कॉपी लेके 1-2 बार बनाने का क्या कीजिए प्रयास कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन, यदि निर्वात में किसी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 6400 एंगस्ट्रॉम है तो जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है। यदि निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6400 एंगस्ट्रॉम है, मतलब एयर में 6400 एंगस्ट्रॉम है और जल में निरपेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो म्यू वाटर 4/3, तो म्यू वाटर को क्या लिख सकते हैं सी एयर बाई सी वाटर 4/3, और सी एयर को कैसे लिखते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है ना, तो आवृत्ति नहीं बदलती है, तो न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, तो सी इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो इसको क्या लिख सकते हैं न्यू इंटू लैम्डा एयर और न्यू इंटू लैम्डा वाटर, वाटर इक्वल टू 4/3। तो ये क्या हो गया, ये जो है आपका न्यू से न्यू कैंसिल होगा, ये नहीं कैंसिल होगा, तो लैम्डा इसको क्या लिखा जा सकता है लैम्डा एयर अब आई लैम्डा वाटर 4/3। इसमें तरंग दैर्ध्य कितना है आपका प्रकाश की तरंग दैर्ध्य एयर में 6400 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा वाटर 4/3, काट दीजिएगा 16 चक 64 1600 और 1600 में 3 से गुना हो जाएगा, तो 16 4800 एंगस्ट्रॉम। तो 4800 एंगस्ट्रॉम कितने कौन नंबर होगा बी नंबर होगा। 4800 एंगस्ट्रॉम कौन नंबर होगा बी नंबर होगा। बी नंबर का आंसर होगा, बी नंबर का कितना है आपका आंसर 4800 एंगस्ट्रॉम है ना। निम्नलिखित में से किस किरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो हम जानते हैं सबसे एनर्जेटिक जो होती है गामा रे होता है E इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा, तो जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, तो गामा किरण का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होती है। नेक्स्ट में वायुमंडल के अनुपस्थिति में प्रकाश से आसमान का रंग दिखाई देगा, तो आसमान का रंग नीला दिखाई देता है कैसे,
प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना का। वायुमंडल है तो कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और जब वायुमंडल में नहीं उपस्थित होगी तो कण नहीं होगा, तो प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं होगी, और जब प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं होगी तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। आगे जो है देखिए, एक व्यक्ति 2 मीटर के निकट वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो 2 मीटर मतलब हो गया आपका 200 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर तक वस्तु आराम से दिखाई दे देता है, तो ये निकट दृष्टि दोष होता है। निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है तो निकट दृष्टि दोष है, लेकिन निकट की वस्तु नहीं, दूर के वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट के साफ दिखाई दे रहा है, माने 25 सेंटीमीटर तक साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन 200 सेंटीमीटर मतलब दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो सही है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है लेकिन 2 मीटर तक साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस दृष्टि दोष को क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष कहेंगे। कितना नंबर आंसर हो जाएगा आपका? ए नंबर। फिर है 19, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की मैग्निफिकेशन पावर जो होता है 1 प्लस डी वाई कितना होता है? एफ। तो सी इक्वल टू का आंसर कितना होगा? 1 प्लस डी वाई एफ। कितना नंबर आंसर हो जाएगा? सी नंबर। फिर जो है 20 नंबर, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में, है ना, निम्न में कौन राशि नहीं बदलती है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका आवृत्ति होगा आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन था, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। आप सभी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, है ना, और इसमें कमेंट कीजिए, कहीं दिक्कत होगा तो आपको फिर से बता दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।